तमाम देखने वालों को पम्मू भाई का सलाम पहुँचे। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सवाल तो होगा। अफसोसनाक साने के साथ आज फिर हाजिर हुए हैं, साना गुल प्लाज़ा, जिसमें कई कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हैं और इस वक्त भी जो है 83 लोग जो हैं वो इस वक्त लापता हैं। उनकी जो है डेड बॉडीज़ हैं, उनको ढूंढने का काम जो है वो जारी है। 3-4 दिन हम वहीं पे लगे रहे। हफ्ते की रात को ये सानिया शुरू हुआ था, आग बढ़ती रही और लोग जो हैं उसी आग में जो है झुलसते रहे। ना किस हमारी कारकर्दगी इंतज़ामिया की, ना बर वक्त जो है फायर टेंडर पहुँच सके, और जो पहुँच सके उनमें भी किसी में पानी की किल्लत थी। और जो वहाँ गुल प्लाज़ा का जो जगह है उसमें एग्ज़िट के रास्ते जो हैं वो भी कम थे, और जो खिड़कियाँ थीं उनको तोड़ने का भी कोई इंतज़ाम जो है ऐसा नहीं था कि हम लोगों को ज़िंदा बचा सकते। तो ये इस तरह के सानियात हैं जिनमें पूरा कराची जो है वो अफसरदा है और इंतहाई हम हर आंख जो है वो अशकबार है। कई घराने जो हैं वो तबाह हो गए इस वजह से और उनको शदीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बॉडीज़ अभी भी ऐसी हैं जो रिकवर नहीं हो सकी। अब तक जो इत्तलात है 28 लोगों की जो है बॉडीज़ मिली हैं, जिनमें से 8 की जो है वो शनाख्त हुई है, जबकि 83 लोग जो हैं इस वक्त भी लापता हैं। 3 दिन की कवरेज के दौरान हाफिज़ नईम साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो अमीर जमात इस्लामी हैं। इसके अलावा अल्लामा नासिर अब्बास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेनेटर हैं और अब सेनेट में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद फ़ारूक जो रुकने सिंध असम्बली हैं और जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। इन मुख्तलिफ़ लोगों से सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत से मुलाकात हुई। उन लोगों के क्या मौक़िफ़ थे, क्या वो कहना चाह रहे थे, हाफिज़ नईम ने क्या कहा जो अमीर जमात इस्लामी है, आइए आपको दिखाते हैं। कहिएगा कि एग्ज़िट के रास्ते जो हैं उस पर तो हुकूमत का अमल दखल नहीं होता, वो रास्ते तो हम लोग खुद ही बंद कर देते। नहीं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद कराना किसकी जिम्मेदारी है? और SBCA जो पहले KBCA थी, इसको SBCA बनाया किसने? MQM और पीपल्स पार्टी ने बनाया। इसके धंधा चलाता कौन है? वहाँ से लेकर जरदारी हाउस तक जो धंधा चलता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अवाम के में भी मसाइल होते हैं, लेकिन जो कंप्लाइंस होता है या अपनी चीज़ों को इन्फोर्स करना होता है वो हुकूमत को करना होता है। धंधा लेने के लिए, पैसे पकड़ने के लिए तो सब आ जाते हैं। बड़ा ज़रा एक अफसोसनाक वाक़या है और मेरा आज यहाँ का दूसरा विज़िट है, दूसरा दौरा है। मैं दिन में भी एक वक्त आया था और ज़ाहिर है 1200 दुकानें, 17,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं और ये सिर्फ अफराद नहीं हैं बल्कि ये घराने हैं। तो ये एक सानिया ज़ाहिर यकीनी तौर पे हुआ है और सानिया को, एक आग को सानिया में तब्दील करने में जो है वो जो काम है, किरदार है, वो हमारी सूबाई हुकूमत का है, हमारे कब्ज़ा मेयर साहब का है। क्योंकि वक्त पे रिस्पांस हो जाता, वक्त पे जो है वो आ जाती, आग बुझ जाती, तो शायद ये इतना बड़ा सानिया नहीं होता। इस सूबे का मसला, इस शहर का मसला ये भी है कि यहाँ पर क्विक रिस्पांस की कोई ऐसी इदारा मौजूद नहीं है, कोई ऐसा जो है वो मौजूद नहीं। करीब ही जो है यहाँ पर हालांकि फ़ायर ब्रिगेड का स्टेशन मौजूद है, लेकिन 1-1 घंटे ताख़ीर से गाड़ी आना, कभी पानी ख़त्म हो जाता, कभी डीज़ल ख़त्म हो जाती। और ज़ाहिर है यहाँ के जो हमारे फायर फाइटर हैं उनको बेचारों को ज़ाहिर उस तरह से हम जो है वो एक वेल इक्विप्ड नहीं किया जाता, उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती। तो एक जान जो है यकीनी तौर पे शहादत हुई है, उसका भी ज़ाहिर एक अफसोस है। 5 अफराद का इस वक्त तक डेड बॉडी मिल चुकी है और 50 से 60 अफराद जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ना जाने कितने अफराद होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जानों को जो है वो महफूज रखे और वो अपने प्यारों से ज़िंदा दोबारा मिल सकें। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस होनी चाहिए थी रेस्क्यू करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हो सका। नहीं, हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर तो ज़ाहिर है उस तरह से स्नॉर्कल पूरे शहर में 2 स्नॉर्कल मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है जब ये मौजूद ही नहीं है तो ज़ाहिर है यहाँ पे हर इदारा जो है इन्होंने तबाह कर दिया और ये इदारा भी इन्होंने तबाह कर दिया। ये एक इंतहाई दर्दनाक अलमिया है जिसमें कई बेगुनाह लोग इस दुनिया से चले गए हैं, आग में जल के मर गए हैं, और कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लापता हैं। कई 1200 के करीब कहते हैं दुकान जो जल के राख हो गई हैं। जानी नुकसान, माली नुकसान, लोगों के जहनों के ऊपर इसका प्रेशर है ना, आम आदमी तो फील करते हैं ना इसको। लिहाजा इस वक्त ये जो मजमूई इस तरह के अलमिया जन्म लेते हैं, इसमें हमारे लोगों की, हुक्मरानों की ज़रूर कोताहियाँ होती हैं। बिलाखिर पाकिस्तान 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है, इसकी तो सबसे ज़्यादा हिफाजत होनी चाहिए।
यहाँ का कारोबार खून की तरह, यहाँ का रेवेन्यू एक वतन की जो बॉडी के अंदर दौड़ता है, हरकत करता है और पाकिस्तान चलता है। यहाँ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, लेकिन अलमिया ये है कि कल से आग लगी हुई है, अभी रात हो गई है, अभी तक इससे आग नहीं बुझाई जा सकी। सेफ्टी मेजर नहीं लिए जाते, प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, अपने पास मुनासिब बंदोबस्त नहीं गाड़ियों का रखा जाता, तवज्जो नहीं दी जाती, तवज्जो पता नहीं कहाँ कहीं और दी जाती है। हालांकि हुक्मरानों की सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों की जान की हिफाजत है, उनकी जान महफूज रहे, उनका माल महफूज। आपने गुफ्तगू सुनी अल्लामा सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब की। इसके अलावा हाफिज़ नईम साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनाया। रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद फ़ारूक का जो कहना था वो भी आपने सुना। इस वक्त हमारे साथ इसी सानिया में रफ़त सईद सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एक्सप्रेस न्यूज़ के कराची के ब्यूरो चीफ फैसल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बहुत एक्टिव हैं, कराची पे ख़ास नज़र है इन दोनों सहाफ़ियों की, और मुझसे तो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। इन दोनों से गुफ्तगू करते हैं। रफ़त सईद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। रफ़त सईद, बताएंगे इतना बड़ा सानिया हुआ, क्या आप कहना चाहेंगे? जो है इंतज़ामिया जो है वो कहाँ थी? इतना बड़ा जानी नुकसान में जो है वहाँ कोई इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई पहली रात तो जब हम वहीं पे थे। मतलब ऐसा सुस्त रवि से कार्रवाई की गई कि जितने ज़िंदा लोग थे अंदर, उनमें से किसी को भी ज़िंदा नहीं बचाया जा सका। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बात यह कि अफसोसनाक वाक़या है और इस पर उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है। जो बेगुनाह लोग वहाँ पर शहीद हो गए, मैं तो उन्हें शहीद ही कहूँगा। और दूसरी बात फिर मैं ये कहूँगा साथ साथ कि आपने एक बात और देखी होगी, पहली मरतबा सिंध हुकूमत बहुत डिफेंसिव पे नज़र आई है। आपने देखा कि वज़ीर आला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी एक लिहाज से तस्लीम किया कि कोताही हुई है। अभी थोड़ी देर पहले नासिर शाह साहब वज़ीर बल्दियात की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, गो के बड़े सख्त अहकामात इस मरतबा दिए गए हैं। मेयर साहब से भी आज दोपहर में मेरी मुलाकात भी हुई थी, उनसे कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, तो वो भी सख्त इक़दाम की बातें करें। लेकिन मजमूई तौर से पूरी सिंध हुकूमत जो है वो एक डिफेंसिव मोड पर नज़र आती है, और इसकी वजह यही है कि जो आपने बयान किया कि नेग्लिजेंस हुई है। और अगर हम ये कहें कि आग बुझाने का वो जो निज़ाम, जिसके जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं कि पानी की कमी थी, फायर टेंडर पहुंचने में ताख़ीर हुई, क्योंकि उसकी तावील ये पेश की गई कि ट्रैफिक में फंस गए थे, जिसकी वजह से हालांकि रात 10 बजे के औकात में इतना शायद ट्रैफिक होता नहीं है। लेकिन इसमें एक वजह ये भी है कि जो फायर फाइटर थे उन्होंने तो बेचारों ने अपनी जान पे खेल के, चाहे उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, सामान नहीं था, उनकी कोई उस तरह की तरबियत नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने एक नौजवान ने सिर्फ एक आवाज़ सुनकर उसने उस जगह जाने की कोशिश की और उसके बाद उस बेचारे की जान चली गई। तो मेरे ख्याल में ये एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ है पूरी हुकूमत की तरफ से। और फिर दूसरी बात ये थी कि कोई भी शख्स वक्त पर वहां पहुंचा नहीं। हालांकि मेरी तो इसमें एक ज़ाती राय ये है कि अगर ये सारे लोग पहुंच भी जाते, अगर सिस्टम इन प्लेस होता, तो मेरे ख्याल में किसी के पहुंचने की जरूरत नहीं थी और इन लोगों को बचाया जा सकता था। रफ़त, ये भी बताइएगा रफ़त, एक ये बताएं, नोटिस भी ले लिया जाता है। इससे पहले जो अर्शी प्लाजा का हुआ उसमें भी किसी को सज़ा नहीं हुई, आरजे प्लाजा में जो हुआ उसमें भी किसी को सज़ा नहीं हुई। सिर्फ नोटिस ले लेने से कोई मसला कभी यहाँ हल हुआ है? आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप बताएं कि किसी को कोई सज़ा का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद है? देखिए, मंजर जिस दिन सियासत इस शहर में खत्म हो गई ना, इन मामलात पे, सिविक प्रॉब्लम पे, मेरे ख्याल में मसला हल वहीं हो जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आरजे माल का मामला था, अर्शिद करीमा की था, बयान यकसा वही आते हैं कि इस दफा कानून साजी होगी, उस पर सख्त अमल दरामद किया जाएगा। कुछ नहीं होता। वो इदारे जो इनको एनओसी देने के पाबंद है, उनके रेट बढ़ जाते हैं, सिविल डिफेंस का रेट बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सिविल डिफेंस का महकमा भी कोई एनओसी जारी करता है, तो मेरे ख्याल उनका रेट बढ़ जाता है। फिर सबसे बड़ा एक इस शहर के लिए अजाब जो बना हुआ है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना हुआ है। और मेरे ख्याल में इस मरतबा भी जो अभी एक नोटिस आया है कि जो शारा फैसल है, शारा कायदीन है तारिक रोड के, जो उन्होंने मेयर साहब ने कल एक बात बताई थी कि रिपोर्ट मुरतब कर ली गई थी उस हादसे के बाद जो आरजे माल के बाद हुआ था, जिसमें
लोग, उसमें भी लोग इसी तरह दम घुट के हलाक हुए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। 3 दिन की मोहलत दी गई है। अब 3 दिन की मोहलत में वो बिल्डिंगें जो मुकम्मल तौर से खड़ी हुई हैं, जिनमें रिहाइश है, किस तरह से 3 दिन में वो सारी चीजें आके लग जाएंगी? मेरे ख्याल में जिस वक्त ये बिल्डिंगें बन रही होती हैं उस वक्त तो ये इदारे सोए हुए होते हैं। सोए हुए क्या होते हैं? पैसे लेने का काम है, पैसे दें और जो चाहे वायलेशन। रफत आपका रफत आप यही रफत आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। फैसल हुसैन साथ हैं। फैसल बताइएगा, इतना बड़ा सानिया हुआ है कराची के मामलात पे, कराची पे ख़ास नज़र रखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे फैसल हुसैन आप? एक आग तो वो है जो गुल प्लाजा में लगी, अभी पता नहीं वो उसका असबाब क्या थे, मोहर्रिकात क्या थे, लेकिन उसके बाद जो आग हुकूमत ने लगाई है, उसके बाद आज जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात से शहर में लग रही है, ये आग तो खुद ऐसा लग रहा है कि हुकूमत खुद इन आग लगाने का एहतमाम कर रही है। वैसे ही लोगों के सीनों में जो चिंगारियां थी वो गुल प्लाजा की आग ने उन चिंगारियों को शोलों में तब्दील किया है, लेकिन उन शोलों को पर हुकूमत जो है वो पानी डालने के बजाय उन पर मजीद जो है वो तेल डालने का काम कर रही है। आप जो है वो अभी जो अपना इन्होंने कौमी असम्बली में लोगों की आप तकारीर सुन लें, इस तरह की जो है वो तकरीरें जो है वो की जा रही हैं। एमकेएम पर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई इस सारे खेल में एमकेएम की क्या इन्वॉल्वमेंट हो गई? शैला रजा साहिबा फरमाती है कि वज़ीर आला का और मेयर का वहाँ पहुंचना जरूरी नहीं है। न्यूजीलैंड में भी आग लगी थी तो वहाँ लोग मर गए थे। मिसाल तो देखें कि क्या कमाल की मिसाल। ये तो बड़ा अफसोसनाक था फैसल, ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात की, जबकि शैला रजा के 2 बच्चे जो हैं वो इसी कराची में मासूम बच्चे जो है वो हादसे का शिकार हो गए थे। खुद उनको एहसास होना चाहिए था कि जिन लोगों के बच्चे किसी के खानदान का वाहिद कफील मर गया हो, उस लोगों पे अभी क्या बीतनी होगी। उनको उनकी जो डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई है। आप उनके जख्मों पे जो है नमक पाशी कर रहे हैं। लोगों की सारी जिंदगी का कारोबार जो है मलिया पेट हो गया। अच्छे खासे फैसल हुसैन की आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी रफत, शैला रजा ने जो बयान दिया है वो आपने भी सुना होगा, एक अफसोसनाक बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस मौके पर ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था जब इस मामले पे इस शहर में सियासत हो रही हो। आपने एक बार नोट की होगी कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमपीएम सब एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए हैं। मेरे ख्याल में सब अपना अपना मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और बात है कि जब यह आपने राजा नसीर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनाई, महमूद खान अचगदई साहब भी आए, सब लोग मौजूद थे। ये लोगों के सरों पे हाथ रखने के लिए सरे शाम नहीं आ सकते थे, लेकिन जब मीडिया में बहुत खबरें आई, कराची में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो फिर इन लोगों ने इनकी आमद हुई और इन्होंने भी वहां एक एजाजी तौर से शिरकत की। मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि कराची एक लावारिस शहर है। इसकी विरासत तो सब मान रहे हैं, लेकिन इसका हक अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। और ये बहुत बात वाज़ेह तौर से नजर आई है इस मर्तबा भी, इस आग के बाद भी, कि किसी ने भी इस शहर को ओन करने की कोशिश नहीं की है। सब यही कहते हैं कि शहर उनका है, इस पे आपस में सियासत भी करते हैं। रफत, ये आज भी आप देख लें पार्लियामेंट में क्या हो रहा था। सानिया बल्दिया की मिसाल पीपल्स पार्टी दे रही थी और पीपल्स पार्टी एमपीएम जो है वो मौजूदा गुल प्लाजा की बात कर रही थी। होना तो ये चाहिए था जब ऐसा कौमी नुकसान होता है, इतना बड़ा बहरान आता है, इतने लोगों की हलाकत हो जाती है, सब यकजा होते, एक जगह बैठते, सर जोड़ते, पहले इस मसले से निकलते, उन लोगों के लिए कुछ करते, इनके कारोबार को दोबारा से शुरू करने के लिए वो हिकमत अमली तैयार करते, बजाय इसके सियासत दर सियासत शुरू हो गई। और रफत ये भी बताइएगा, रफत ये भी बताइएगा कि विफाक की तरफ से ना कोई शख्स यहाँ आया, ना कोई डेलीगेशन आया। मुस्लिम लीग नून ने तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया कि उनको फ़ौरन विफाकी वज़ीर को भेजना चाहिए था। कराची जो 70% रेवेन्यू देता है उस शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने के लिए भी नहीं आया। मैंने आपसे कहा ना, लावारिस शहर है और पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक लिहाज से एक अनरिटन एग्रीमेंट है कि वो यहाँ के मामलात में नहीं आएंगे, ये उनके मामलात में नहीं जाएंगे। तो बात है उसी हवाले से वो शादी में मसरूफ थे सारे लोग। यहाँ इतना बड़ा सानिया इस शहर में हो रहा था
लेकिन आज एक वफाकी वजीर जाम कमाल साहब एक एजाजी तौर से आए यहाँ पर, और वो एक जरूरी था कि इस मौके पे उन्होंने भी आए, उनकी भी तस्वीर बनी, उन्होंने भी बात की, लेकिन वफाक को कोई दिलचस्पी नहीं। और मुस्लिम लीग नून तो बहुत अरसे पहले कराची को छोड़ चुकी है। तो और ये मुकम्मल तौर से ये मुआहदे के तहत है कि यहाँ के मामला में वो मुदाखलत नहीं करेंगे और वहाँ के मामला में पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। तो बहुत वाज़ेह तौर से नजर आ रहा है। और वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दे दिया, एक बयान मजम्मत, ये तो सभी कर देते हैं, उनके टिकट चल जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो बयान उनके दिल की गहराइयों से आया हो। तो बात यह है कि लिखा कहीं और जाता है, भेजा कहीं और से जाता है और वो नशर हो जाता है। वो तो शादी की तकरीब में मसरूफ थे सारे लोग जो है मुस्लिम लीग नून के। अच्छा फैसल हुसैन, ये बताएं फैसल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ये बताएं कि ये कराची के हालात, रिफत भाई मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। मैं ये कह रहा था कि कराची के मामला कभी दुरुस्त होंगे, कभी सही सिमत में जाएंगे, या इसी तरह एक के बाद एक सानिया होता रहेगा? देखिए ये सानियात तो होते रहेंगे। मैं आपको फिर ये बात करूं, आप उसी बिल्डिंग के अतराफ में जिस बिल्डिंग में भी जाकर देखें, कहीं फायर एग्जिट नहीं है, कहीं फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। क्या ये नजर किसी को कभी भी नहीं आया? और बिल्कुल गुल प्लाजा के सामने 2 नई बिल्डिंगें बनी है, वो आपने भी देखी होगी। तो मेरे उसमें भी कोई ऐसा निजाम मौजूद नहीं है। क्या इन बिल्डिंगों के बनते वक्त मेरे ख्याल में 10 मंजिल है, 12-15 मंजिल है, गुल प्लाजा तो फिर 3-4 मंजिल था, यही नहीं समझ पाया। तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें 10-12-15 फ्लोर हो, वो किस तरह से संभलेगा? आपने मदीना शॉपिंग मॉल के बराबर में आपने ज़ेर मार्केट देखी होगी, खौफ आता है जाते में अंदर, बिजली के तार जिस तरह से उलझे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे सानियात जब तक इन चीजों का कंट्रोल नहीं होगा नहीं हो सकता। कि इलेक्ट्रिक की निगाह वहां तो जाती नहीं है कि जिस तरीके से कनेक्शन लिए गए हैं, कुंडे डाले गए हैं, आम सारिफ तो उनकी नजर में फौरन आ जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, आज ही मैं 2-3 शॉपिंग मॉल में सिर्फ मैं ये देखने के लिए गया था कि इलेक्ट्रिक का निजाम किस तरह है। मीटर खुले हुए थे, तार उसी तरह उलझे हुए थे, कुछ नहीं पता चल रहा था। तारों के गुच्छे छत पर से वायरिंग क्रॉस कर रही थी मार्केट के अंदर, और मार्केट में अंदर जाओ तो हब्स की कैफियत है। अब आइए सोचें कि दुकानदार को तो रास्ते शायद भूल भुलैया पता हो उस बिल्डिंग की, तो नया ग्राहक आता है उस मार्केट के अंदर, उसको थोड़ी मालूम है कि दरवाजे वो कहाँ से निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा। जब आज मैं एक मॉल के अंदर गया तो उसने वो ये बेसमेंट में नीचे तक ले गया, सब दुकानें थी वहां पर, बिल्कुल ज़ेनब मार्केट के पास। तो आप खुद बताएं इससे बड़ी क्या वायलेशन होगी। और इतना भूल भुलैया था कि मैं खुद भूल गया किस सीढ़ी से मैं गया था, किस सीढ़ी से मैं बाहर आया हूँ। ऊपर मैंने देखा तो छत पे तारों की वायरिंग, खुले तारों की वायरिंग इस तरह जा रही थी। तो मेरे ख्याल में इस पे अमल दरामद हो जाए, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने दावा किया है, जिस तरह मेयर साहब दावा कर रहे हैं, अगर इस पे 10% भी अमल हो जाए तो मेरे ख्याल में हम बेहतरीन। अब हमारे साथ रफत आप साथ रहिएगा, फैसल हुसैन मौजूद हैं। जी फैसल, अब आपसे लाइन मुनक़ता हो गई थी, अब बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? असल में रिफत भाई बड़ी आजीजी से काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज़ेनब मार्केट से गुजरते हुए खौफ आता है। अब तो हमें अपने घर से बाहर निकलते हुए खौफ आता है, अपनी गली मोहल्लों में घूमते हुए खौफ आता है। बच्चे हमारे स्कूल में हो तो हम घर में डर के बैठे हुए होते हैं। ये तो शहर पे ऐसा लगता है कोई आशिक का साया हो चुका है। ये शहर अब इंसानों के रहने की जगह नहीं रहा है। यहाँ पे जो हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए, मुंतखब नहीं मुसल्लत जो कर दिए गए, तो उन्होंने पूरे शहर को जो है वो हाईजैक कर दिया। कराची जो है वो अपनी तारीख के जो है वो बदतरीन दौर से गुजर रहा है। लेकिन एक अफसोसनाक बात यह है कि इस सारी सूरत-ए-हाल पे कोई अफसोस करने वाला नहीं। पाकिस्तान की जो अशराफिया है या ताकतवर जो लोग हैं, सब वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है कि उन्होंने सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर जो है वो अपनी आंखें बंद कर दी। लेकिन वो उनकी आंखें तो बंद कर ली, लेकिन वो मामूली सी बात सोचने को तैयार नहीं है कि कराची वो शहर है कि इस बदहाली और बदतरीन सूरत-ए-हाल के बावजूद पाकिस्तान को पाल रहा है। ये शहर है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सलामती कराची के साथ मशरूत है। कराची वफाक के टैक्सों का 60% दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के टैक्सों का जो है 95% दे रहा है। अभी अगर पाकिस्तान को अब ये कहते हैं कि नाकाबिल तस्कीर हुआ, तो कराची ने नाकाबिल तस्कीर बनाया ना। एटम बम जो बना वो कराची के पैसों से बना है। अगर कराची अगर वसाइल प्रोवाइड नहीं करता तो ये हम जो दावा करते हैं कि हम इतनी मजबूत अस्करी तौर पे है, पाकिस्तान नाकाबिल तस्कीर है,
तो ये कराची की बदौलत है। पाकिस्तान की मैशत चल रही है तो कराची की बदौलत चल रही है। इस्लामाबाद की सारी लग्जरी लाइफ जो है वो कराची की मरून मिन्नत। तो फैसल हुसैन ये फैसल हुसैन भी जो है वो इतना कराची अदा करता है। फैसल मेरी आवाज़ सुने, सवाल लें कि ये बताएं आपके कि ये इसी तरह चलता रहेगा, हम लोग इसी तरह रहेंगे, कोई कराची की तब्दीली होगी फैसल? कराची में कोई मामलात हल होंगे, कभी कोई सुकून नसीब होगा कराची के शहरियों को, या ये इसी तरह नज़रअंदाज होता रहेगा, नौकरियों में नज़रअंदाज, कोई सरकारी जॉब से हल करने के जो नुस्खा कीमिया है पाकिस्तान को हल करने का, वही नुस्खा कीमिया जो है वो कराची के मसाइल को हल करने का है कि पूरे पाकिस्तान में खुदकार, खुदमुख्तार और बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम जो है वो लाया जाए, ठीक है, और लोगों के वोट की चोरी का सिलसिला बंद कर दिया जाए। 1 दफा 2 दफा 3 दफा ये हुकूमतें आएंगी, जब उसको इस बात का खौफ होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमारा गिरबान पकड़ेंगे, हमें वोट नहीं देंगे, तो फिर वो काम भी करेंगी और रिलीफ भी देंगी। लेकिन मौजूदा निज़ाम जो इस वक्त, जो मौजूदा निज़ाम जिसके तहत कराची और पाकिस्तान के निज़ाम चलाया जा रहा है, ये मॉडल पूरी दुनिया में नहीं है। इस मॉडल से, इस मॉडल जो है गवर्नमेंट का जो निज़ाम है, गवर्नमेंट का जो मॉडल है, जिससे ये सिस्टम चल रहा है हमारा, ये हुकूमत चल रही है, इससे ना पाकिस्तान को चला सकते ना कराची को चला सकते। इसको आपको तब्दील करना होगा, मतलब बसूरत फिक्र वही होगा जिस तरह हमने देखा गुल सेंटर के बाद जो बंदरों की तरह छलांग लगा रहे थे आपके फायर फाइटर, उनकी नीयत का मसला नहीं था, उनकी सिम का मसला नहीं था, स्किल नहीं थे ना, इसी तरह बंदरों की तरह छलांग ये पूरे मुल्क में लगती रहेगी, आपकी कोई मसला हल नहीं होना। वरना एक बिल्डिंग की आग थी, एक बिल्डिंग की आग थी, भाई ये कौन लोग हैं यार, एक बिल्डिंग की आग थी जिसके 3 कॉर्नर फ्लैट है, वो कसीरुल मंजिला बिल्डिंग नहीं थी, वो 200 मंजिला बिल्डिंग नहीं थी, टोटल 1.5 पौने 2 एकड़ पे फैली हुई 3 साइड कॉर्नर फ्लैट था, 3 से 4 मंजिला थी। ये पता था आग किस तरफ लगी है, लेकिन वो स्किल होते, उनके पास इक्विपमेंट होते तो वो इस आग को बुझा सकते थे, 5 लोगों को जिंदा जलने से बचाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इनके पास ना तरबियत है ना स्किल है, और सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा अलमिया ये है, वो बेचारे है तो इंसान था और मेहनत में तो उनकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास आपने उनको सेफ्टी मेजर नहीं दिए हुए, उनको लिबास नहीं दिया हुआ जो आग से बचा सके। यानी कि जब फुरकान का इंतकाल हुआ उस नौजवान का, वो शहादत के कितने बुलंद रस्ते पर फायज हुआ, उसने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वो शहीद हो गया, मुझे एक बात बताया, उसके बाद कौन सा फायर फाइटर अंदर घुसने की हिम्मत करेगा? क्या किया इन लोगों ने यार? इस शहर के अंदर आग बुझाने का निजाम नहीं है। जिस शहर में चारों तरफ से आग लगाई जाती है, चारों तरफ से शहर में हम कहते हैं कि चलो यार किसी ने लगा दी, मान दिया, और तो भाई बुझाने का निजाम नहीं, इस पे कौन बात करेगा? फैसल जब बात की जाती है, फैसल जब भी बात की जाती है ये लोग MQM पे आ जाते हैं, इनसे आप बात करें। मैंने दर्जनों दफ़ा सवाल किया वज़ीर आला सिंध से, वो मिसालें देते हैं कि आप MQM के दौर में आप सवाल नहीं करते थे। मेयर कराची से सवाल करें, वो कहेंगे आज भी कादिर पटेल ने असम्बली में कहा कराची में एक दिन में 100 लाशें मिलती थी। वो पुरानी मिसालें देते रहते हैं। अब तो 2016 से MQM भी नहीं है ना, अब तो MQM के नाम पर जो भी चीज पाई जाती है वो भी नहीं की है। पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर ही जो चीज भी है MQM के नाम पर, वो पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है ना। पीपल्स पार्टी को जो है वो एक तरीके से फ्यूल दे रही है ना, उसको इस्लामी हुकूमत चलाने के लिए उसके हाथ को मजबूत कर रही है ना। तो बात यह कि MQM भी अभी नहीं की है। सही भाई, शहर को हम तो कह रहे हैं कि भाई तुम इस पे 17 साल की 1700 साल हुकूमत करो भाई, इस शहर को ओन कर लो। तुम्हारी जो लूट मारे इसी शहर से है ना, तो इस शहर को ओन, हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं भाई, शहर के लोगों में इतना दम है ना, इस शहर के पास ऐसी कोई लीडरशिप है कि वो जालिम को जो है रोक सकती, जालिम का हाथ ना पकड़ सकती है, ना जालिम को रोक सकती है, उसको जुल्म सहना। वो सिर्फ इस शहर के बेबस लोग ये कह रहे हैं भाई तुम्हें जो लूट मार करनी है करो, भाई शहर को ओन कर लो। ये ओन करने को भी तैयार नहीं है। शहर के लोगों का तो ये मुतालबा भी नहीं रहा कि हमें मत लूटो, वो तो कह रहे भाई ओन कर, यहाँ पे खाना खाने दो यार।
फैसल रुकिएगा, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, आपसे दोबारा बात करेंगे। यहाँ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वही इशू वही है, सानिया गुल प्लाजा, जिसका हम कम नहीं होके दे रहा। इंतहाई अफसरदा वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, इसके लिए अल्फाज नहीं है। जब हम 3 दिन गए थे वहाँ पे तो वो कोई अल्फाज ही नहीं है कि हम कुछ कह सकें इस हवाले से। लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, अपने प्यारों के मुंतज़िर थे, लेकिन वहाँ उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो अंदर फंस गए उनमें से किसी का आना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, कोई भी नहीं आ सकेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MQM के रुकने सूबाई असम्बली इफ्तिखार आलम, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, क्या कहना चाहेंगे आप कि इतना अफसोसनाक हादसा था और लग रहा है कि हादसे के बाद जो है जो काम होना चाहिए तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये एक इमारत नहीं है, ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जिनमें इस तरह के सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं हैं। जो 3 दिन पहले वाक़या रूनुमा हुआ हौलनाक आतिशबाज़ी का, अब तक तकरीबन 28 के करीब जो हैं वो मैयतें जो हैं वहाँ से निकाली गई हैं। और ये भी इसमें बताता चलूँ कि उसमें चंद मैयतें तो जो बॉडीज़ निकाली हैं वो मुकम्मल भी नहीं है, और 85 से ज़ायद जो है वो अभी लापता हैं। और ये 85 भी वो हैं जिन्होंने राब्ता करके ये लिखवाया है कि उनके प्यारे जो है वो नहीं मौजूद हैं। जिनके राब्ते नहीं हुए वो तादाद कहाँ जाएगी। इस इतने बड़े वाक़े पे हर आँख जो है वो अश्कबार है, माँ सिवाय हुकूमत सिंध के, जो कि इंतहाई नाअहल और करप्ट गवर्नमेंट है। जब कभी भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और जब उनकी तरफ निशानदेही कराई जाती है तो वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसका मलबा MQM और उसको सियासी मंजर के अंदर तब्दील करने की कोशिश करते हैं, ना कि वो अपने उन कोताहियों को ख़त्म करें, दूर करें। 17 साल से ये सिंध के ऊपर काबिज हैं। अब तो जो पहले ये होता था कि जी मुकामी हुकूमत नहीं है, फलाना नहीं है, 10 ढीले बहाने उनके होते थे। अब तो मुकामी हुकूमत भी उनके पास है, सारे वसाइल उनके पास हैं। आप 3 ट्रिलियन का बजट देते हैं, उसमें दावे आपसे ऐसे होते हैं कि जो है आपने सिंध को बिल्कुल कराची को पेरिस बना दिया। आप इस्लामाबाद में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो हकीकत आप देखें, कराची वालों के क्या नसीब में यही रह गया है कि वो गटर के अंदर गिर के जहाँ बाक होते रहे, चाहे वो बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ी हो, कोई भी, वो गटर में गिरे, डंपरों के नीचे आते रहे, या आतिशबाज़ी के ये जो वाक़यात रूनुमा हो रहे होते। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हुकूमत की तो बनती है। जब हुकूमत को उनकी कोताहियों की निशानदेही कराई जाए तो वो उसको जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नाम दे देते हैं, लेकिन अपनी कोताहियों को दूर करने का नहीं करते। आखिर कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होगा। वज़ीर आला साहब कहते हैं हाँ जी मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो खाली कह देने से होगा? उनको तो फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए। हर मौजूद माशरे के अंदर चीज़ों पे अकाउंटेबल होने के ऊपर जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप हुकूमत में तो आप ही की तो जिम्मेदारी बनती है। आपने ऐलान कर दिया कि 1-1 करोड़ रुपए जो है वो जो जहाँ बाक हुए हैं उनको दिए, तो क्या वो जानों के जो दिया हुआ है उसका ये 1 करोड़ रुपए निमोल बदल है? आप अपनी क्या जेब से दे रहे हैं? नहीं जी, जो आपको टैक्स स्कीमत के अंदर जो आपके पास पैसे आते हैं सिंध गवर्नमेंट के पास आते हैं, आप हमारे ही पैसों से, यहाँ तक के जो लोग हलाक हुए वो लोग भी तो देते थे ना, वो ताजिर भी तो पैसे देते थे, उन्हीं के पैसों से आप क्या कंपनसेशन भी कर रहे हैं? सिर्फ बातें करने को कुछ नहीं है। आप ये देखें, इतना बड़ा शहर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे मुख्तलिफ फासलों के ऊपर वाटर हाइड्रेंट्स बनाए जाते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में या फायर आग लगने की सूरत में उन वाटर हाइड्रेंट्स को जो है वो यूज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पे तो जो है वो गाड़ियाँ ही जो है इनके चंद लिमिटेड है, 2 बाउजर्स हैं, और वो आग पे कैसे काबू पाएंगे? ये कोई पहला वाक़या है? आपने देखा गुलिस्तान जौहर के अंदर RJ मॉल के अंदर आग लगी, उसके चंद दिनों के बाद ही फिर उसके बाद जो है मिलेनियम मॉल के अंदर आग लगी। इससे पहले कितने मुतादिद इस तरह के वाक़यात हो गए हैं और उसके ऊपर सिर्फ इंक्वायरी कमेटीज बना दी जाती हैं। कभी आज तक कोई रिपोर्ट आई,
कभी जो है जिम्मेदारों का तयन किया गया, कभी उनको करारे वाकई सजा दी गई। अभी भी सर्वे के अंदर आया कि 250 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं शहर के अंदर जिनके अंदर आतिशबाजी से लड़ने के लिए, निमटने के लिए कोई आलात ही वहाँ पे नहीं लगाए गए। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? भाई आपके पास सारे इदारे मौजूद हैं, आप ही के तो अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे वो CMC के अंडर में काम करते हो या इफ्तिखार आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ जो है रफत सईद सीनियर साफ़ी वो भी मौजूद हैं, जबकि हमारे साथ फैसल हुसैन भी मौजूद हैं। जी रफत आप बताइएगा हमारे जी। मैं सोच ही रहा था दरमियान में बोलने का, मगर मैं एक बात कहूँ पहले तो मैं वजाहत डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि ना मैं पीपल्स पार्टी कम से मेरा ताल्लुक़ है, ना मेरा MQM से ताल्लुक़ है, और ना किसी और उससे मैं सियासी बुनियाद पर कह रहा हूँ। लेकिन इफ्तिखार साहब जब शायद सियासत में भी ना आए होंगे, जब से मैं शहर की सियासत को देख रहा हूँ, बहरहाल बिल्कुल रिवायती किस्म की सारी बातें थी। अब बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले वजाहत इसीलिए कर दी, और ये किसी की हिमायत भी नहीं है ये, लेकिन यही बयानात सुनने को मिलते थे हमें MQM से भी, यही बयानात सुनने को पीपल्स पार्टी से मिलते हैं, यही मुस्लिम लीग नून से मिलते हैं। बिल्कुल रटे रटाए बयानात हैं सारे, और मेरे ख्याल में क्या सारी वजाहतें जब उरूज तो देखें MQM को भी मिला था, बाइख्तियार MQM भी थी, वो शहर की किस्मत को तब्दील कर देती, इस शहर के बिल्कुल चेहरे को तब्दील कर देती। उन्होंने भी ये काम नहीं किया, ये फरीज़ा अंजाम नहीं दिया, जिसका खमियाजा आज आप सब भुगत रहे हैं। बात ये कि बात पुरानी बात तो की जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए ये कह के कि वो माजी था। माजी नहीं था, ये सबका कंटिन्यूएशन है, उसका नतीजा है। जब अगर आप ये इकदाम, यही फायर फाइटिंग के इंतजाम या बिल्डिंग कंट्रोल के मामला या बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी के मामला, इस शहर को खूबसूरत बनाने के मामला, सड़कें, ब्रिजेस, जो ये बातें, सेवरेज, सारी बातें बड़ी खुशकुन लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं सारी बातें, लेकिन ये खुद भी इनको भी यही करना चाहिए था। रफत उनसे ही पूछ लेते हैं। रफत यहाँ आप रुके। इफ्तिखार आलम आपने गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे? इल्ज़ामात तो आप पे भी लग रहे हैं, आज कौमी असम्बली में भी यही बात हुई कि ये सब MQM का किया धरा है। तो जब आप बरसर इक़्तिदार थे और आप बिला शराकत गैर मालिक थे, उस वक्त भी कोताहियाँ तो हुई हैं। आप समझते हैं कि उस वक्त अगर सख्ती की जाती, उस वक्त सिस्टम तबाह कर दिया जाता और एक कानून की पासदारी की जाती तो ये हालात नहीं होते? जी मंजर भाई, बिल्कुल। मैं एक तो पहले इस बात के लिए कि MQM ने क्या किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, देखिए 87 के अंदर जब आपके पास बल्दियात आई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जब मेयर बने, उसके बाद 2005 में मुस्तफ़ा कमाल भाई जब मेयर बने, तो बिल्कुल आखिरी दफ़ा अगर शहर के अंदर तरक्याती काम हुए, डिलीवर किया, इस शहर को बनाया, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ही बनाया, MQM ने ही बनाया। और उन्होंने जो उनकी विल थी और उन्होंने ईमानदारी के साथ डिलीवर किया। उसके बाद तो आप जाहिर सी बात है कि शहर में मेंटेनेंस नहीं होगी, तरक्याती काम नहीं होंगे, तो अगर आप घर के अंदर भी मेंटेनेंस ना करें तो वो भी तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो यही तो जुल्म और यही तो ज्यादती शहर कराची के साथ हुई। यहाँ से रेवेन्यू तो आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कलेक्ट करें, लेकिन इस शहर के ऊपर जो पूरे मुल्क को पाल रहा है उसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कहना कि हमने अपने वक्त जब हमारे पास इख्तियारात थे, हमारे पास वसाइल थे, तो हमने उसको डिलीवर करके और लोगों के डोर स्टेप पे खड़े हो। देखें एक चीज़ की तो दुनिया ने भी गवाही दी कि कराची जो था दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की करता हुआ शहर बना और बेस्ट मेयर का उनको खिताब मिला, तो वो इसीलिए तो था कि आपने डिलीवर किया था ग्राउंड के ऊपर। और जब जब ऐसे बात से मुस्तफ़ा भाई की नहीं है, जब भी MQM को मौका मिला उन्होंने शहर कराची के लिए काम किया और करके दिखाया। और आज भी हम अभी हमारे पास जो है यही सारे टूल्स हैं पॉलिटिकल वर्कर्स होने के नाते और पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है वो ऐवानों का ही मौजूद है, हम वहाँ पे भी कर रहे होते हैं, एहतजाज भी कर रहे होते हैं, लेकिन बेसी है हुकूमत की कि वो तो किसी चीज़ को सुनना नहीं चाहते और फिर उसको डाइवर्ट कर देते हैं। जब कभी भी तनकीद की जाए या उनकी कोताहियों की निशानदेही की जाए तो वो पुरानी बातें कि MQM। इफ्तिखार आप हमारे साथ रहिएगा। फैसल हुसैन कुछ पूछना चाहेंगे इफ्तिखार आलम साहब से? फैसल हुसैन आप कुछ पूछना चाहेंगे इफ्तिखार आलम साहब से?
इफ्तिखार फैसल आलम लाइन पे नहीं है, ये बताएं कि आपके लोगों का ये भी राय है कि आपके आपस के इख्तलाफात से जो है वो भी नुकसान हो रहा है। आप नुमाइंदगी जिस तरह होनी चाहिए, जो MKM पहले थी वो MKM तो रही नहीं, और जो MKM मौजूद है उसमें आपको भी मालूम है कितनी ग्रुप बंदी है, तो मौसर आवाज़ जो उठती थी MKM की तरफ से वो तो नहीं है इफ्तिखार आलम। ये तो आप बात समझते हैं। एक सवाल मेरी तरफ से इसमें शामिल कर लें। वो सवाल ये है कि आप वफाकी हुकूमत के साथ जाकर बैठे, उनकी हुकूमत बनवाई, सारा निज़ाम बनवाया, आपने क्या वफाक से ले लिया उसके बदले में? और जो आप लोगों को फंड्स मिले वो आप जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई बड़ा काम इस शहर के लिए क्यों नहीं करवा पाए अब तक? इत्तेहादी होते हुए भी अहम इत्तेहादी कहलाते हैं। जी इफ्तिखार आलम। जी मंजर भाई, पहले तो आपके सवाल के जो इख्तलाफात की बात होती है, ऐसे इसकी वजह जो अभी वाक़या हुआ है इसका इख्तलाफात से तो एक तो ताल्लुक नहीं है, नहीं इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ अवामी इशूज़ की बात होती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल यूनाइट है, मुत्तहद है, पहले से ज़्यादा मुतहरिक है, और उसके बाद उन इशूज़ को जो है असेंबलीज़ के अंदर भी, आज आपने देखा वहाँ पे कौमी असेंबली के अंदर भी उठाया गया और इशूज़ को जो है वो रेज़ किया जाता है। और जहाँ तक वो अगर ये कहा जाए कि जी पहले हड़तालें होती थी और पुरतशद्दुद चीज़ें होती थी, तो वो तो MKM का अब वो नहीं है। इस तरह से MKM जो है वो पुरतशद्दुद वाली पॉलिसीज़ के ऊपर नहीं चलती है। ये पहले से ज़्यादा बेहतर मुनज़्ज़म मुत्तहद MKM है। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि वफाक का हम हिस्सा हैं, और रफ़त भाई जब पूछ रहे थे और हमने वहाँ से क्या हासिल किया, देखिए जिधर ये 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम की सारी ये बातें हो रही थी, तो उस भी गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट हुए, उनके वादे हुए, उनसे सारे एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन उसके बाद फिर वो आगे जो है वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये हो रहा है कि जी 28वीं तरमीम है, इस पे बहुत तफसीली तौर पे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो कि चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने इस सारी चीज़ों को बताया है और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा है कि ये जो 28वीं तरमीम होनी है इसके अंदर इख्तियारात ख़ास तौर पे ये 148 के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, ये 28वीं तरमीम की जो बात कर रहे हैं ये आपको मंजूर होती हुई इफ्तिखार आलम नजर आ रही है? बल्दियाती इदारे मजबूत पीस पार्टी होने देगी, आप समझते हैं इस तरह कोई? भाई अगर ये बजाय सुनने में तो बहुत मामूली जैसे लग रहा है कि वो है, लेकिन क्योंकि यही तो मसला है कि ये इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करना चाहते। हमारा कहना क्या है, हम यही तो कहते हैं कि जिस तरह से NFC अवार्ड और PFC अवार्ड का तरीक़ाकार बनाया हुआ है, एक कानून वज़ा है उसके अंदर, तो उसी तरह से ये जो जब पैसा आता है इन सारी जगहों से तो वो 4 लोगों के पास जाके पार्क हो जाते हैं। 4 लोग कौन है? वो वज़ीर आला। इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आप तीनों अफराद का, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, सवालात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, सवालात हम करते रहेंगे। कोई भी इशू होगा हम उस पर सवाल ज़रूर करेंगे और सवालात का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।